दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल डिफेंस पॉइंट पर। और दोस्तों आज के हमारे इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं कोस्ट गार्ड नाविक और यांत्रिक एग्जाम की तैयारी के लिए स्टैटिक जीके का एक स्पेशल वीडियो सेशन, जिसमें कि आपको एकदम एग्जाम ओरिएंटेड और टॉप लेवल के क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर से देखिएगा। साथ ही अगर आप लोग हमारे चैनल के ऊपर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस कर लें, ताकि आप लोगों को हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो बिना किसी देरी के। तो देखिए दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन जो कि आपको दिया गया है कि लोकसभा के अंदर भारतीय संविधान के अनुसार केंद्र शासित प्रदेशों से जो है अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं। ठीक है, ऑप्शंस दिए गए हैं 20, 19, 22 या फिर 21। तो आपके जो है लोकसभा के अंदर अधिकतम संख्या जो होती है सदस्यों की वो आपके 552 होती है। ठीक है, जिसमें कि 530 होते हैं राज्यों से और साथ ही जो है 20 होते हैं संघ राज्यों से और 2 जो है वो आपके एंग्लो इंडियन समुदाय से होते हैं। ठीक है, तो लोकसभा के अंदर जो है भारतीय संविधान के अनुसार केंद्र शासित प्रदेशों से अधिकतम 20 सदस्य हो सकते हैं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अब देखिएगा दोस्तों, प्रश्न संख्या 2। यहाँ आपको क्वेश्चन दिया गया है कि भारत का राष्ट्रीय प्रतीक किस सम्राट के द्वारा निर्मित लायन कैपिटल का एक प्रतिरूप है। ऑप्शंस हैं अशोक, अकबर, चंद्रगुप्त या फिर अजातशत्रु। तो भारत का राष्ट्रीय प्रतीक जो है वो अशोक सम्राट के द्वारा निर्मित लायन कैपिटल का एक प्रतिरूप है। ठीक है, और इसको जो है वो भारत सरकार ने 26 जनवरी 1950 को अपनाया था और प्रतीक के नीचे जो है मुंडोक उपनिषद में लिखा गया सूत्र जो आपका सत्यमेव जयते है वो देवनागरी लिपि के अंदर अंकित किया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सम्राट अशोक। अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ आपको प्रश्न दिया गया है कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट पीक ऑफ साउथर्न इंडिया। तो देखिए कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है वो आपके अन्नाईमुदी है। ठीक है, जिसकी ऊंचाई आपके 2696 मीटर है। ठीक है, और ये जो है आपके 3 पहाड़ियों का एक केंद्र बिंदु भी है। यहाँ से जो है 3 पहाड़ियाँ 3 दिशाओं की ओर जाती है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अन्नाईमुदी शिखर। देखिए दोस्तों, मैं साथ ही आप लोगों को बताना चाहूँगा कि अब आप लोग जो है हमें अनअकैडमी के ऊपर फॉलो कर सकते हो। अनअकैडमी के ऊपर आप लोगों को हमारी फ्री स्पेशल क्लासेस देखने को मिल जाएगी, जो कि आपके स्पेशली इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक जीडी, डीबी और यांत्रिक एग्जाम के लिए रहती है। हमारी पहली क्लास शाम को 5:30 बजे से और दूसरी क्लास जो है वो रात को 9 बजे से होती है। तो इसके लिए जो है आपको दोस्तों सबसे पहले प्ले स्टोर के ऊपर जा करके अनअकैडमी का लर्निंग ऐप इंस्टॉल करना है। उसके बाद में अपनी बेसिक सी इन्फॉर्मेशन को फिलअप करके वहां पर रजिस्ट्रेशन कर लेना है। फिर आपको जो है डिफेंस की कैटेगरी में एयरफोर्स, नेवी और कोस्ट गार्ड को सिलेक्ट करके मेरा यूज़र नेम सर्च कर लेना है, जो कि अभी आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। इसके अलावा आप लोगों को मेरे यूज़र नेम की प्रोफाइल लिंक जो है इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी गिवन है। दोस्तों पहली बार जो है हमारी क्लास को अनलॉक करने के लिए आप कोड यूज़ लेंगे DPYT10, जिससे कि आप लोग क्लासेस को फ्री ऑफ कॉस्ट अनलॉक कर पाएंगे। तो मेक श्योर कि आप फॉलो ज़रूर से कर लें, जिससे कि आप लोगों को हमारी आने वाली सारी क्लासेस के नोटिफिकेशंस, अपडेट्स और PDF वगैरह मिलते रहे। साथ ही अगर आप लोग अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो तो उसमें अगर आप लोग हमारा रेफरल कोड DPYT10 इसको यूज़ करते हो तो आपको जो है उसमें 10% का इंस्टेंट ऑफ भी देखने को मिल जाएगा। तो इससे जुड़ी लिंक्स भी आप लोगों को इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो अब देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4। और यहाँ आपको क्वेश्चन दिया गया है कि भारत के कौन से राज्य के अंदर संकटग्रस्त एशियाई बब्बर शेर पाए जाते हैं। ऑप्शंस हैं जम्मू कश्मीर, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक या फिर गुजरात। तो देखिए कि गुजरात का जो आपका गिर वन्य जीव अभ्यारण्य जो है वो एशियाई बब्बर शेरों के लिए जाना जाता है और ये जो है एशियाई शेरों के लिए एकमात्र निवास स्थान भी है। तो इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गिर वन्य जीव अभ्यारण्य, गुजरात। अब देखिएगा दोस्तों, प्रश्न संख्या 5। यहाँ आपको क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा आश्रम जो है वो महात्मा गांधी के द्वारा स्थापित नहीं किया गया है। तो देखिए कि सेवाश्रम, टोलास्टे फॉर्म और जो साबरमती आश्रम है इनकी स्थापना महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी, जबकि पवनार आश्रम जो है इसकी स्थापना आचार्य विनोबा भावे के द्वारा महाराष्ट्र के वर्धा जिले में पवनार नामक स्थान में की गई थी। ठीक है, और यहीं पर जो है आपके विनोबा भावे की समाधि भी बनाई गई है।
तो इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पवनार आश्रम। देखिए दोस्तों, प्रश्न संख्या 6 और यहाँ प्रश्न दिया गया है कि इनमें से कौन सी भाषा को भारत की अनुसूची भाषा का दर्जा प्राप्त नहीं है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि भाषाओं को जो है भारतीय संविधान के अनुसूची 8 के अंदर रखा गया है। ठीक है, जिसमें कि 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। अगर मैं आप लोगों को इन भाषाओं के नाम बताऊं तो मैं कुछ भाषाओं के नाम बता सकता हूं आपको, जैसे कि असमिया, उड़िया, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, गुजराती, हिंदी, सिंधी, संस्कृत, संथाली, मैथिली, मलयालम और इसके अलावा बांग्ला, पंजाबी, नेपाली और तेलुगु। ठीक है, तो ये कुछ भाषाओं के नाम मैंने आपको बताए हैं। लेकिन इसमें अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी में आपको जो गढ़वाली दिया गया है ये आपके भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में एक भाषा नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गढ़वाली। अब देखिए दोस्तों, प्रश्न संख्या 7 और यहाँ आपको क्वेश्चन दिया गया है कि प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन जो है वो कहाँ आयोजित किया गया था। ऑप्शंस हैं क्योटो, रियो दी जेनेरियो, दोहा या फिर जोहान्सबर्ग। तो पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन जो है वो आपका 3 जून 1992 से 14 जून 1992 तक ब्राज़ील के रियो शहर में जो है आयोजित किया गया था, ठीक, जिसमें कि आपके 108 राष्ट्र अध्यक्षों ने भाग लिया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रियो दी जेनेरियो। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ देखिएगा कि भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना हमारा क्या है, यानी कि मौलिक अधिकार, विधिक अधिकार, सेना का कर्तव्य या फिर मौलिक कर्तव्य। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। तो भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना जो है और उनकी रक्षा करना हमारा एक फंडामेंटल ड्यूटी है, यानी कि मौलिक कर्तव्य है। आप लोगों ने अक्सर जो है शपथ के टाइम में इन वर्ड्स को सुना भी होगा। तो भारत में जो है मौलिक कर्तव्यों को रूस से लिया गया है। इसके बाद में जो आपका 42वां संविधान संशोधन हुआ था उसके साथ जो है उसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द को भी जोड़े गए थे। अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ आपको क्वेश्चन दिया गया है कि घूमर की लोकप्रिय लोकगीत और नृत्य शैली जो है ये इनमें से कौन से राज्य से संबंधित है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, क्योंकि आपको पता है कि आर्ट एंड कल्चर के टॉपिक से जो है आपको 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो घूमर जो है वो भारत के राजस्थान राज्य का एक लोकप्रिय लोकगीत और नृत्य शैली है, और इसमें जो है केवल महिलाएं या स्त्रियां भाग लेती हैं, और इसमें स्त्रियां जो है वो घेर वाला लहंगा पहनती है, और इस जो घेर होता है इसको कुंभ भी कहा जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, और यहाँ देखिएगा आपको क्वेश्चन दिया गया है कि साइमन कमीशन में कितने भारतीय सदस्य थे। ठीक है, भारतीय सदस्यों के बारे में पूछा जा रहा है कि साइमन कमीशन में कितने भारतीय सदस्य थे। तो देखिए, भारत सरकार अधिनियम 1919, जैसे कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है, और उसके पारित होने के बाद में जो है भारत में उत्तरदायी सरकार की संवैधानिक व्यवस्था की जो कार्यशैली का अध्ययन करने के लिए जो है ब्रिटेन सरकार ने और जो है वो सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में आपके एक साइमन कमीशन आयोग का गठन किया था, जिसमें कि टोटल 7 सदस्य थे। ठीक है, जिसके अध्यक्ष आपके जॉन साइमन थे, लेकिन उसमें जो है आपके एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 0। अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11, यहाँ आपको क्वेश्चन दिया गया है कि सेंधा नमक यानी कि रॉक सॉल्ट का खनिज नाम क्या होता है। ठीक है, तो सेंधा नमक का जो आपके खनिज नाम है वो आपका हैलाइट सोडियम क्लोराइड होता है। तो इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसके रंग की बात करें तो ये जो है आपके रंगहीन या फिर सफ़ेद तरह का खनिज पदार्थ होता है। ठीक है, हालांकि कभी कभी जो है अन्य पदार्थों की मौजूदगी में इसकी जो है रंग आपको हल्का नीला, गुलाबी, जामुनी ऐसा टाइप का देखने को मिल जाता है। ठीक है, चलिए, इसको लाहौरी नमक भी कहा जाता है, ये भी आप याद रख सकते हो। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 12, यहाँ क्वेश्चन दिया गया है कि इनमें से कौन सा पर्यावरण संबंधित चिंता का विषय नहीं है। ये एक लॉजिकल क्वेश्चन है जो कि बहुत ही इजी है। तो ये देखा जाना है यहाँ पर कि कौन सा जो है इनमें से आपके चिंता का विषय नहीं है। तो देखिए, इसमें जो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है कि ओजोन परत का बढ़ना, ओजोन परत का बढ़ना जो है वो एक चिंता का विषय नहीं है। ठीक है, और पर्यावरण प्रदूषण को रोकने और कम करने के लिए जो है निम्नलिखित उपाय होते हैं, जिसमें कि प्लास्टिक की खपत और इस्तेमाल में कमी करना, ओजोन परत को बढ़ाना, जिससे कि क्या हो कि हम ओजोन परत को कैसे बढ़ा सकते हैं, CFC का उपयोग कम करके। ठीक है, और ग्लोबल वार्मिंग में हम कमी कर सकते हैं। तो ये सब करके जो है हम पर्यावरण प्रदूषण को बढ़ने से रोक सकते हैं।
अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 13, ये आपके इंडियन कोस्ट गार्ड का ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो जाता है। तो क्वेश्चन दिया गया है कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखित राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम जो है इनमें से किस उपन्यास का एक हिस्सा है। ऑप्शंस हैं आनंद मठ, दुर्गेश नंदिनी, देवी चौधरानी या फिर कपाल कुंडला। तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जो कि बांग्ला भाषा के एक प्रख्यात उपन्यासकार, कवि और एक पत्रकार भी थे, इन्होंने जो है अपना उपन्यास आनंद मठ में जो है भारतीय राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को लिखा था। ठीक है, और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि बंकिम चंद्र चटर्जी के अन्य उपन्यास के नाम जो है वो दुर्गेश नंदिनी, देवी चौधरानी और कपाल कुंडला भी है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आनंद मठ। अब देखिएगा प्रश्न संख्या 14, यहाँ आपको क्वेश्चन दिया गया है कि इनमें से कौन सा जो है वो केरल का एक फेस्टिवल गेम है। तो ऑप्शंस दिए गए हैं जुजुत्सु, भारोत्तोलन, नौका दौड़ या फिर तैराकी। तो नौका दौड़ जो है वो केरल राज्य का एक प्रसिद्ध फेस्टिवल गेम है जो कि आपके केरल में ओणम के अवसर पर खेला जाता है। ठीक है, ओणम जो है वो आपका लगभग अगस्त और सितंबर माह के बीच में आता है और ये जो नौका दौड़ है ये आपके भगवान कृष्ण और अर्जुन को समर्पित होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नौका दौड़ या फिर बोट रेस। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, और यहाँ क्वेश्चन देखिएगा कि फीफा वर्ल्ड कप 2022 की मेज़बानी जो है वो इनमें से कौन सा देश करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा। ऑप्शंस दिए गए हैं ऑस्ट्रेलिया, स्पेन, अर्जेंटीना या फिर कतर। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको इसकी कुछ बेसिक सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूं। तो फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन जो है वो आपके हर 4 सालों में किया जाता है और इसका जो पहली बार आयोजन था वो 1930 में उरुग्वे में किया गया था, जिसमें कि उरुग्वे ने ही जो है आपके इसकी मेज़बानी की और साथ में जो है जीत भी उरुग्वे की ही हुई थी और अर्जेंटीना जो है वो 2 नंबर पर रहा था। ठीक है, यानी कि इसने जो है उरुग्वे ने 4-2 से अर्जेंटीना को हराया था। और अब बात की जा रही है कि आपके फीफा वर्ल्ड कप 2022 कहाँ होगा, तो ये आपका जो है कतर के अंदर होने वाला है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16, यहाँ आपको क्वेश्चन दिया गया है कि किस भारतीय शहर के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम डॉक्टर BR अम्बेडकर के नाम पर रखा गया है। तो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है वो नागपुर शहर में स्थित एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है जो कि आपके इसका नाम 2005 में बाबा साहेब के नाम पर रखा गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नागपुर। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, और यहाँ आपको क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम जो है वो किसके द्वारा शुरू किया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान में रखिएगा, बहुत बार जो है एग्जाम्स के अंदर आ चुका है। तो ऑप्शंस दिए गए हैं विक्रम साराभाई, विजय साराभाई, राहुल कुमार या फिर विवेक साराभाई। तो डॉक्टर विक्रम साराभाई जो है इनको भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक माना जाता है। उन्होंने जो है विविध क्षेत्रों में अनेक संस्थाओं की स्थापना भी की थी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विक्रम साराभाई। अब देखिएगा प्रश्न संख्या 18, यहाँ आपको क्वेश्चन दिया गया है कि सूर्य और चंद्रमा द्वारा गुरुत्वाकर्षण के माध्यम से पृथ्वी को एक ही दिशा में खींचने के कारण क्या जो है वो उत्पन्न होता है। तो इसको समझिएगा थोड़ा अच्छे से कि जब भी जो है आपके मतलब पृथ्वी, चांद और सूरज जो है एक दिशा में यानी कि एक सीध में आ जाते हैं, तो उस स्थिति में क्या होता है कि सूर्य और चंद्रमा द्वारा गुरुत्वाकर्षण के माध्यम से पृथ्वी को जो है एक ही दिशा में खींचने के कारण उसमें स्प्रिंग टाइड्स आते हैं। ठीक है, यानी कि वृहद ज्वार भाटा आ जाते हैं। तो इस कारण से इसका राइट आंसर होगा स्प्रिंग टाइड्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, और यहाँ क्वेश्चन देखिएगा कि एकात्मक राज्यों में सरकार जो है वो सभी सरकारी कार्य करती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा ऑप्शंस हैं राज्य, स्थानीय, केंद्र या फिर अंतर्राष्ट्रीय। तो इसके बारे में सबसे पहले आप ये समझिए कि एकात्मक राज्य जो है ऐसे राज्य को कहा जाता है जो मतलब एकमेव शक्ति के रूप में शासित हो, जिसमें कि केंद्रीय सरकार जो है वो सर्वोच्च मानी जाती हो और उस राज्य के जो है प्रशासनिक विभागों को प्राप्त होने वाले अधिकार जो है वो डायरेक्ट आपके सेंट्रल गवर्नमेंट से इशूड हों। ठीक है, तो विश्व के अधिकांश देशों में जो है एकात्मक शासन ही है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सेंट्रल। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, और यहाँ आप देखिएगा कि बारडो छम जो है ये इनमें से कौन से राज्य का लोक नृत्य है। तो ऑप्शंस हैं सिक्किम, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल या फिर अरुणाचल प्रदेश। तो देखिए बारडो छम, पोंग और वांचो नृत्य जो है ये आपके अरुणाचल प्रदेश से रिलेटेड है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21, यहाँ क्वेश्चन दिया गया है कि इनमें से किस तिथि को भारतीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है।
तो देखिए कि भारतीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में जो है प्रत्येक वर्ष 11 मई को मनाया जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 11 मई। इसके अलावा आपके लास्ट ईयर एग्जाम में राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस का भी पूछा गया था, तो वो भी याद रखिएगा कि 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस और इसके अलावा युवा दिवस का आया था, तो राष्ट्रीय युवा दिवस जो है वो 12 जनवरी को मनाया जाता है। तो ये आपके दोनों प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हो जाते हैं। मैं आपको साथ में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी कवर कराते हुए चलूंगा जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो अब देखिएगा दोस्तों प्रश्न संख्या 22। यहाँ आपको दिया गया है कि आधुनिक आवर्त सारणी जो है वो तत्वों के इनमें से कौन से गुणों के ऊपर आधारित है। तो आधुनिक आवर्त सारणी में जो है तत्वों को उनकी परमाणु संख्या के आधार पर रखा गया है, जिसमें कि आपको 18 वर्ग और 7 आवर्त देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उनके एटॉमिक नंबर यानी कि परमाणु क्रमांक के ऊपर जो है इनको रखा गया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 23, और यहाँ देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है वो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है। तो कनाडा जो है वो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य देशों में शामिल नहीं है, और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य हैं, जिसमें कि आपके अमेरिका, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन और चीन है। ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि सुरक्षा परिषद जो है वो संयुक्त राष्ट्र की सबसे महत्वपूर्ण इकाई है, जिसका गठन आपके द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के इन 5 स्थायी सदस्यों को या फिर इन स्थायी राष्ट्रों को जो है वीटो पावर भी प्राप्त है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कनाडा। नाउ क्वेश्चन नंबर 24, और यहाँ क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय संविधान में पंचवर्षीय योजना का प्रावधान किस देश से लिया गया है। ये भी आपके प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान से सुनिएगा कि भारतीय संविधान में जो है आपके पंचवर्षीय योजना का प्रावधान USSR यानी कि सोवियत संघ रूस से लिया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। मैं आपको बता दूं कि भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1951 में जो है भारत की संसद में पहली पंचवर्षीय योजना प्रस्तुत की थी, और ये पंचवर्षीय योजना जो है आपके हेराल्ड डोमर मॉडल के ऊपर आधारित थी। ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अब देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25, जो कि आपके आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ क्वेश्चन दिया गया है कि वर्ष 2014 में कौन से नए राज्य का जन्म हुआ था। तो ऑप्शंस हैं तेलंगाना, झारखंड, उत्तराखंड या फिर चंडीगढ़। तो देखिए कि 2 जून 2014 को एक नए राज्य के रूप में तेलंगाना अस्तित्व में आया था, जिसकी राजधानी वर्तमान में हैदराबाद है। तेलंगाना जो है वो आंध्र प्रदेश से अलग करके बनाया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तेलंगाना। तो दोस्तों आज मैंने आपको 25 क्वेश्चंस करवाए हैं, तो उम्मीद करता हूं कि ये सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। तो अब एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए है क्वेश्चन फॉर यू सीरीज़ में, तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो आपके लिए क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पूर्वोत्तर भारत के 7 सिस्टर्स राज्यों का सदस्य नहीं है। आपके लिए ऑप्शंस हैं त्रिपुरा, सिक्किम, मेघालय या फिर मिजोरम। तो इसका जो भी राइट आंसर होगा आप लोग दोस्तों नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।